आज हम इतिहास की उन गलियों में चलेंगे जहां मतलब रोशनी अक्सर कम पहुंचती है। हमारे हाथ कुछ ऐसे सोर्सेज लगे हैं जो उन भारतीय योद्धाओं की बात करते हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में या तो है ही नहीं या बस एक दो लाइनों में खत्म हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि इनकी रणनीतियां आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमियों के लिए एक केस स्टडी हैं। तो आज का मकसद इन गुमनाम नायकों की कहानियों को खंगालना है। और ये जरूरी भी है क्योंकि इतिहास सिर्फ कुछ बड़े नामों की कहानी नहीं है। इन कहानियों से हमें पता चलता है कि भारत का सैन्य इतिहास कितना विविध और क्या कहते हैं इनोवेटिव था, खासकर जब बात रणनीति की आती है। सही बात है। ये वो लोग थे जिन्होंने कम संसाधनों से बड़ी बड़ी ताकतों को झुकाया। तो चलिए शुरू करते हैं असम से लचित बोरफुकन के साथ। 1671 की सरायघाट की लड़ाई। एक तरफ मुगल साम्राज्य की 50,000 सैनिकों वाली विशाल नौसेना, 50,000, और दूसरी तरफ लचित के सिर्फ 10,000 अहोम सैनिक। कागज पर तो ये एक तरफा लड़ाई लग रही है ना? बिल्कुल, लेकिन लचित ने ब्रह्मपुत्र नदी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अच्छा। उन्होंने लड़ाई को नदी के सबसे संकरे हिस्से में खींच लिया, जिसे आज की भाषा में चोक पॉइंट कहते हैं। फिर रात में अचानक हमले किए और अपनी नावों को पत्तों और टहनियों से ढककर मतलब कैमोफ्लाज करके मुगलों को चौंका दिया। एक मिनट, 1671 में कैमोफ्लाज और नेवल गुरिल्ला वॉरफेयर? हाँ, ये तो सुनने में बहुत ही आधुनिक तकनीकें लगती हैं। बिल्कुल, मुगल एक बड़ी खुली लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे। लचित ने अपनी जमीन और नदी की समझ का इस्तेमाल किया और एक तकनीकी रूप से बेहतर दुश्मन को हरा दिया। यही तो इन गुमनाम योद्धाओं की खासियत थी, इनोवेशन। नदी पर यह रणजीती तो कमाल थी, लेकिन जमीन पर भी तो कोई था जो रफ्तार का बादशाह माना जाता था। पेशवा बाजीराव प्रथम। बाजीराव। सोर्सेस कहते हैं 40 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। ये कैसे मुमकिन हुआ? रफ्तार, उनकी ताकत थी रफ्तार। बाजीराव की घुड़सवार सेना दुश्मन को सोचने का मौका ही नहीं देती थी। वो सैकड़ों मील का सफर मतलब बिजली की तेजी से तय करके अचानक हमला कर देते थे। अच्छा। इसी को 20वीं सदी में जर्मनी ने ब्लिट्जक्रीग का नाम दिया। ब्लिट्जक्रीग, तूफानी हमला। हाँ, लेकिन बाजीराव ये रणनीति 200 साल पहले ही इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे ये ब्लिट्जक्रीग शब्द का इस्तेमाल करना क्या ठीक है? ये तो एक जर्मन कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छा सवाल है। शब्द भले ही बात का हो, लेकिन रणनीति का जो मूल सिद्धांत है वो वही था, रफ्तार, सरप्राइज और दुश्मन के कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ना। उस जमाने में ये अभूतपूर्व था। और इसी के दम पर मराठा साम्राज्य दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गया था। और इन रणनीतिकारों में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे। रानी अबक्का का नाम आता है। हाँ, 16वीं सदी में पुर्तगालियों को, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत थे, बिल्कुल, उन्होंने 20 साल तक रोके रखा। और ये देखिए कि उन्होंने भी अपने स्थानीय संसाधनों का कैसे इस्तेमाल किया। सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने नारियल के खोल में बारूद भरकर बम बनाए थे। क्या बात है। हाँ, ये एक तरह के शुरुआती ग्रेनेड थे। सोचिए, एक बड़ी यूरोपियन शक्ति का मुकाबला देसी जुगाड़ और हिम्मत से। मतलब ये यकीन करना मुश्किल है। एक और कहानी विलु नचियार की है, जो अंग्रेजों से लड़ने वाली पहली भारतीय रानियों में से थी। उनकी सेनापति कुइली की कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्कुल, जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शस्त्रागार को नष्ट किए बिना जीतना नामुमकिन है, तो कुइली ने खुद पर तेल डालकर आग लगा ली और ब्रिटिश गोला बारूद के ढेर में कूद गईं। एक मानव बम। हाँ, ये एक मानव बम का शायद पहला ज्ञात उदाहरण हो सकता है। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये एक सोचा समझा सामरिक बलिदान था। ये तो बहुत भारी कहानी है। हाँ, कुछ योद्धा ऐसे भी थे जो जितने बड़े लड़ाके थे उतने ही बड़े निर्माता भी थे, जैसे मेवाड़ के राणा कुंभा। हाँ, हम उन्हें अक्सर एक योद्धा के रूप में याद करते हैं, पर उन्होंने कुंभलगढ़ का किला बनवाया, जिसकी दीवार चीन की महान दीवार के बाद दुनिया में दूसरी सबसे लंबी है। वाह। वो एक योद्धा होने के साथ साथ एक बेहतरीन संगीतकार और विद्वान भी थे। अच्छा। इसी तरह दक्षिण में राजेंद्र चोल आए थे। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी नौसेना बनाई और उनका साम्राज्य श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक फैला था। और आखिर में एक नाम जिसका जिक्र लगभग मिटा दिया गया है, हम्मीर देव चौहान। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद जब उत्तर भारत कमजोर पड़ गया था, तब उन्होंने क्या भूमिका निभाई? उन्होंने एक दीवार की तरह काम किया, गौरी सल्तनत के कई हमलों को नाकाम किया, खासकर खादी शर्मा की लड़ाई में। उनके इस प्रतिरोध ने उत्तर भारत को कुछ और दशकों तक विदेशी शासन से बचाए रखा।
वो उस तूफान के सामने डटे रहे जब सब कुछ बिखर रहा था। तो अगर हम इन सभी कहानियों को जोड़कर देखें तो एक बात साफ नजर आती है, ये सिर्फ बहादुर लड़ाके नहीं थे, ये इनोवेटर्स थे, रणनीतिकार थे। इन्होंने अपनी जमीन, अपने लोगों और अपने सीमित संसाधनों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। और ऐसी ताकतों को हराया जो हर लिहाज से उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हमें पढ़ाया जाता है, इसमें कई परतें हैं जो अभी खुलनी बाकी हैं। और सोचने वाली बात यह है कि अगर ये कुछ कहानियां इतनी प्रेरणादायक हैं तो और कितनी ऐसी कहानियां होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।